आज है बजट से पहले का ट्रेडिंग सेशन और ढेर सारे संकेतों के बीच में बाजारों में रहेगा भरपूर एक्शन। अदानी के एफपीओ का आखिरी दिन, ग्लोबल मार्केट में हल्की कमजोरी, बजट की तैयारी और नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर। इस बीच में एफआई की दमदार बिकवाली। इन 5 चीजों से आपके, हम पर और बाजार पर क्या पड़ेगा असर, इसी का होगा पूरा विश्लेषण। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दिबांशु भंडारी। सिर्फ 5 बोला है, नहीं तो पता चलता नहीं, लिस्ट तो और लंबी है। तो पता चलता पूरा एजेंडा दिन भर का ही हो जाता। लेकिन बहुत एक्शन है, बहुत एक्शन है। और अच्छी बात ये है कि थोड़े हरे निशान में खुलने के संकेत एसजेक से आते दिख रहे हैं, अमेरिकी बाजारों की कमजोरी के बावजूद। बिल्कुल, कल भी रिकवरी थी। तो आइए समझते हैं आज के एक्शन के बारे में। बताएं सर, ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? ट्रिगर्स देखिए, हमारे अपने भी हैं और अमेरिकी बाजारों के भी है। पहले डाउ की बात कर लें। डाउ 260 अंक गिरा है और नेस्डेक में 2% की गिरावट रही। उम्मीद के मुताबिक कल जब हम बंद हुए लगभग इतने ही कमजोर हम अमेरिकी बाजारों में डाउ पर थे, 200 पॉइंट नीचे थे, नेस्डेक 150 पॉइंट नीचे फ्यूचर्स पर था। तो अंदाजा था ही कि कमजोरी रहेगी। हालांकि फर्स्ट हाफ अमेरिका में उतना बुरा था नहीं, काफी हद तक मजबूती दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन सेकंड हाफ में बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिकी बाजार डे लो पर जाकर बंद होते हुए दिखे हैं। ये आपके लिए अमेरिका से संकेत। अदानी ग्रुप के एक्शन में ढेर सारी खबरें, ढेर सारा एक्शन है, पूरा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज डू और डाई वाला मुकाबला है। बिल्कुल, एफपीओ है, भरेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसके जवाब हर जगह ढूंढे जा रहे हैं। टीवी चैनल से लेकर अखबारों में और सोशल मीडिया पर, सबके अपने अपने तरीके से। लेट्स सी क्या कुछ होता है आज। कल आए नतीजों का एक्शन पूरा रहेगा और आज भी निफ्टी में 4 कंपनियों के नतीजे हैं और वायदा कारोबार के 8 कंपनियों के नतीजे। लेकिन साल का सबसे अहम सत्र बाजार और इकोनॉमी के लिहाज से वो होता है बजट सत्र, जिसकी आज से हो रही है शुरुआत। और दोपहर में वित्त मंत्री जी आज इकोनॉमिक सर्वे भी पेश करेंगी और इकोनॉमिक सर्वे के पूरे विश्लेषण के लिए हम आपके साथ भी होंगे। दोपहर 1 बजे से इकोनॉमिक सर्वे का कवरेज आपके लिए शुरू होगा। बाजार के जाने माने दिग्गज हमारे साथ होंगे, बग्गा साहब होंगे, अदिति नायर जी होंगी और साथ ही लक्ष्मी अय्यर जी होंगी, सेठी साहब भी होंगे, सुमी और जय ठक्कर भी होंगे, आपको तकनीकी और फंडामेंटल राय देने के लिए और इकोनॉमी और बाजार के लिहाज से इकोनॉमिक सर्वे पर राय देने के लिए हमारे सारे एक्सपर्ट होंगे। तो आज का दिन बहुत ही बिजी दिन है। बिल्कुल सर, तो बहुत ही बिजी डे होने वाला है और बहुत सारी चीज़ों पर आपकी बात करनी है। बट जो आपने कहा, सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है, एफपीओ। अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ आया, मेगा फंड रेजिंग इशू था, बट रिस्पांस बहुत ठंडा रहा है। 3% ही भरा है और आज इस एफपीओ का आखिरी दिन है। तो सवाल सबका यही है सर, क्या एफपीओ भरेगा? और अगर नहीं भरता है तो क्या? एफपीओ भरेगा नहीं भरेगा इसका मुझे पता नहीं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। यही सवाल आपने कल पूछा था, कल भी मैंने यही जवाब दिया था कि इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर है। अगर एफपीओ प्राइस के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो फिर ये बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी कि पैसा डालना और उसको जस्टिफाई करना कि आप क्यों डाल रहे हैं। करेक्ट, 3112 रुपये का लोअर प्राइस बैंड है। अपर को छोड़ भी दें एक बार, तो लोअर प्राइस बैंड कम से कम 3112 तो भाव दिखे। अगर 3112 का भाव आपके लिए लोअर प्राइस बैंड है, भाव आपका अगर 2800-2900 चल रहा हो, कल तो मेरे ख्याल से नीचे में 2650 तक भी गया था, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हाँ, इसे एफपीओ में पैसा डालना चाहिए और कोई क्यों डालेगा? वो भी बड़ी बात है। चाहे आप कितने ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लेकिन आप हमेशा ये चाहेंगे कि आपको सस्ता शेयर मिले। सो आई थिंक इसका जवाब आपको आज ट्रेडिंग स्क्रीन पर मिलेगा। क्या अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर यहाँ से 300 रुपये आज बढ़ सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो शायद आप एफपीओ को पार होते हुए दिखें। इसका जवाब ना है तो एफपीओ पार होना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन में फेल हो सकता है एफपीओ? शायद ना हो, क्योंकि आप कहीं कहीं से बड़ी डील्स अरेंज करके ले सकते हैं। लेकिन रिटेल का पार्टिसिपेशन वो की है, और रिटेल का पार्टिसिपेशन आप बल्क मनी, होलसेल मनी, एचएनआई इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशन वो मैनेज कर सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन रिटेल का पैसा तभी आएगा जब इश्यू प्राइस के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करे, और वो भी जब लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो कि इश्यू प्राइस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये करता रहेगा एफपीओ के बाद वापस नीचे नहीं आ जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? उसके लिए आपको कुछ और देखना पड़ेगा, और वो जो देखना पड़ेगा वो ये है कि क्या अदानी ग्रुप के कैश मार्केट के जितने स्टॉक्स हैं जो कल सारे के सारे लगभग लोअर सर्किट पर बंद हुए हैं, जिनकी 5% है वो 5% नीचे बंद हुए, जिनकी 20% है वो 20% नीचे बंद हुए, या 15% जो भी है, क्या ये स्टॉक हरे निशान में आ सकते हैं? क्या इनका सेलिंग प्रेशर खत्म हो सकता है अगर लोअर सर्किट पर भर भर के सेलर्स खड़े हैं? तो अगर ये स्टॉक भी वापस आपको रिकवरी दिखाए, निचले स्तरों से संभल जाएं, हरे निशान में ट्रेड करें, ऊपर की सर्किट पर ट्रेड करें,
अदानी एंटरप्राइजेज आपका 3200 नजर आए, तब तो आप मान सकते हैं जी। कि हाँ रिटेल का पैसा आएगा जी। तो बहुत सारे इफ्स, बहुत सारे बट्स हैं, लेकिन और इफ और बट का जवाब न मेरे पास है न शायद किसी और के पास हो, वो आपको स्क्रीन दिखाएगी। सो इसलिए बजाय इसके हम अंदाजा लगाएं कि एफपीओ पार होगा नहीं होगा, होगा तो क्या, किस कंडीशन में होगा वो मैं बता सकता हूँ, और ये आसान नहीं है जी। और ये आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। और फॉर एग्जांपल अगर किसी को खरीदना भी है तो अब उसको सपोज किसी को अदानी ग्रुप के शेयर खरीदने हैं तो उसको क्या खरीदना है, उसको अदानी एंटरप्राइजेस खरीदना, अंबुजा एसीसी खरीदना है, पोर्ट खरीदना है, या फिर ये कैश के सारे स्टॉक्स खरीदने, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक कैश मार्केट के स्टॉक्स जो पैनिक दिखा रहे हैं, जहां पर लोअर सर्किट्स लग रहे हैं, जब तक वहां पर एग्रेसिव सेलर को रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए एफएनओ में तो हिंडनबर्ग से लेकर कई सारे लोगों ने शॉर्ट किए होंगे, पहले भी रिपोर्ट आने के पहले भी, रिपोर्ट आने के बाद भी, ठीक है, वो एफएनओ पोजीशन से आगे पीछे कट जाती है, इसलिए एफएनओ स्टॉक्स कल आप मुंह भी दिखा, लेकिन कैश मार्केट की बिकवाली तो डिलीवरी बेस है ना, अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप बेचेंगे कैसे? एग्जैक्टली राइट, ये तो कोई न कोई एक्चुअल सेलर है ना जो डिलीवरी बेच रहा है अपनी, राइट, बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक कैश मार्केट के स्टॉक्स की बिकवाली नहीं रुकती है, तब तक अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर सेंटिमेंट सुधरना और बदलना मुश्किल काम है, असंभव नहीं है, मुश्किल काम है ये चीजें। सो आई थिंक अगर आप एफपीओ की सक्सेस के तौर पर देख रहे हैं तो सिंपल ये देखिए कि कैश मार्केट के स्टॉक्स रिकवर हो जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, और एफएनओ के स्टॉक्स में अदानी एंटरप्राइजेस स्पेशली, और आप कल भी देखिए ना, अगर जिसका एफपीओ है वो मजबूत है, लेकिन एसीसी अंबुजा को देखिए ऊपर इस तरह से इतनी तेजी से गिरावट हुई है। सो आई थिंक अभी भी वो थोड़ा सावधानी वाला माहौल है, कैश मार्केट में पैनिक वाला माहौल है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस रहकर देखना चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है, सिंपल कॉशियस रहकर 100%। वैसे हमने देखा सर्किट फिल्टर इनके रिवाइज हो गए, जो 20% वाले कल थे अब 10% के हो गए। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि कम गिरेंगे, मैं वही बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते थे अदानी पावर, अदानी ल्यूमार जैसे शेयरों में 5% का ही सर्किट है तो इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन ये ऐसे वक्त यही सर्किट काम भी आते हैं कि घटते भी 5% है, और अब 20% वाले स्टॉक में 10% का सर्किट हो गया, तो गिरावट आज आपकी थोड़ी लिमिटेड रहेगी, अगर हुई तो, मुझे नहीं पता होगी नहीं होगी, लेकिन अगर हुई तो लिमिटेड रहेगी, तो वैसा है। कल वैसे ये इंटरेस्टिंग था कि फ्यूचर्स वाले पॉजिटिव रहे और कैश वाले आपने देखा सर्किट पर बंद होते हुए दिखे। करेक्ट। चलिए सर, स्टॉक्स में तो इनका एक्शन चल रहा है, बट कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, और जो परेशानी ये पूरी शुरू हुई है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, वो इनकी डेट को लेकर थी और इनके फॉरेन बॉन्ड्स को लेकर थी। वहां पर कल शाम को हमने फिर से एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी। सर वो कितना कंसर्न का हो सकता है? देखिए अल्टीमेटली जो कुछ बड़े शॉर्ट्स हिंडनबर्ग ने बनाए होंगे वो ग्लोबल मार्केट्स में बनाए, इंडियन मार्केट्स में शॉर्ट्स बनते तो पता ही चल जाता है जी, और बना के कितना बना सकते हैं हम, करेक्ट, राइट, वो मार्केट लिमिटेड पोजीशंस आपकी तुरंत ही आपको एफएनओ बैन में पहुंच जाती है तो पता चलता है। सो इंडियन मार्केट में उनके इक्विटी में उतने शॉर्ट नहीं है, लेकिन जो उनके शॉर्ट्स है वो बॉन्ड्स में है, और कल भी आप देखिए बॉन्ड्स में तेज गिरावट होती हुई दिखी, और हालांकि एक बार बीच में संभलने की कोशिश भी हुई है, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली बॉन्ड्स वहाँ गिर रहे हैं। अब देखने की बात ये है दीप कि बॉन्ड मार्केट में जो कुछ भी इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में जो इनके अदानी के बॉन्ड्स हैं वो वहाँ पर रिकवरी कब आती है और कितनी टिकाऊ होती है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। वो रिकवरी दो वजह से आ सकती है, एक तो ये कि जो बॉन्ड बायर्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि नहीं अब ये बॉन्ड्स ऐसे दाम पर आ गए जो बड़े अट्रैक्टिव है, हमें पता है कि अदानी ग्रुप डिफॉल्ट नहीं करेगा तो खरीदने में कोई हर्ज नहीं, राइट, उसमें शायद थोड़ा वक्त लगे। दूसरा रिकवरी तब आ सकती है जो शॉर्ट सेलर से वो अपनी पोजीशन कवर करने की कोशिश करे, करेक्ट, अल्टीमेटली शॉर्ट किया तो शॉर्ट पर पैसा तो तभी बनता है ना जब आप पोजीशन जीरो करें और कवर करें, करेक्ट। तो दोनों में से क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज है जिन लेवल्स पर गिरे वो एकदम डिस्ट्रेस लेवल होते हैं ना, कि जिनको लगता है कि यार मैंने डेट में पैसा लगाया है, मैं डिफॉल्ट नहीं चाहता, या मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जीरो हो जाए, ठीक है ना, आमतौर पर आप ब्याज के लिए पैसा लगाते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो इस वक्त मतलब वो आपकी सेफ्टी इंटरेस्ट को लेकर नहीं है, आपकी सेफ्टी की चिंता आपको प्रिंसिपल को लेकर है, राइट, तब जाकर आप ऐसे लेवल पर बॉन्ड्स को ट्रेड करते हुए देखते हैं जो जनरली होते नहीं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी हम सारे स्टॉक्स पर नजर रख रहे हैं, थोड़ी नजर हमें बॉन्ड मार्केट पर भी रखनी पड़ेगी, वहां पर किस तरह का एक्शन होता है। चिंता की बात तो है, चिंता की बात तो है बिल्कुल। तो स्टॉक्स के साथ साथ इनके बॉन्ड्स की भी भारी पिटाई हुई है, और कई सारे मैं फंड मैनेजर्स ऐसे जानता हूँ दीप जो कहते हैं मुझे कई बार कि हम इक्विटी में पैसा डालते हैं लेकिन हम किसी कंपनी के डेट मार्केट को ज्यादा ट्रैक करते हैं, करेक्ट सर, क्योंकि डेट मार्केट हमें ज्यादा सही तस्वीर दिखाता है। इक्विटी में क्या होता है, सब हरियाली हरियाली दिखती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, किसी भी कंपनी को लेकर ये इसके फ्यूचर कैश फ्लो ऐसे होंगे, 3 साल बाद इतना प्रॉफिट करेगा, 2 साल बाद ये करेगा, 5 साल, ये हम भी कहते हैं ज्यादा लोग, क्योंकि इक्विटी है ही
ऑप्टिमिस्ट होने का नाम। जी, अगर आपको कल आज से खराब लग रहा तो आप लोगे क्यों, राइट, है ना। Correct. आने वाला अगर कल आपको खराब लगा तो इक्विटी में तो जो आदमी आता ना बाय डिफॉल्ट बाय नेचर मतलब चौड़ा होके कि मैं तो तेजी सोच रहा हूँ, और डेट में जब आदमी जाता है ना फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करने, तो वो पहले ही डरा हुआ आदमी और एकदम कंजर्वेटिव है। मैं इसीलिए तो फिक्स इनकम में पैसा लगा रहा हूँ कि भाई मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मेरा प्रिंसिपल सेफ है, ब्याज कमाया ज़्यादा है, बस वही मुझे देखना है। करेक्ट सर। तो इसलिए कई बार जो अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, अनुभवी फंड मैनेजर्स जिनसे मैं बात करूँ, मतलब हम किसी कंपनी का डेट और डेट मार्केट उस कंपनी को कैसे देखता है, क्योंकि जितना खोद के भाई आपको अगर किसी से उधार लेना है दीप, तो आपको ये थोड़ी देखना है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, राइट, लेकिन किसी को देना है तो बिल्कुल सब देखो यार, देगा नहीं देगा, नियत कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है, कैश फ्लो कैसे, कहाँ से देगा, नौकरी नहीं रही तो क्या होगा, करेक्ट, ये सब सवाल आते हैं ना। Absolutely. इसलिए कई बार जब आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने की सोचें तो उस कंपनी की डेट रेटिंग्स भी देखिए, डेट मार्केट या रेटिंग एजेंसीज उस कंपनी को कैसे देखती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी है, अब आपको इक्विटी के साथ साथ डेट भी देखना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, डेट मार्केट में इनके जो कंसर्न्स हुए हैं वो भी एक फैक्टर है। स्टॉक के सर्किट फिल्टर्स भी रिवाइज हुए हैं, एफपीओ का आखिरी दिन है। एक और चीज़ हुई है, कल सुबह रिपोर्ट्स आई थी मीडिया में कि अदानी पोर्ट्स और अंबुजा ये दोनों बायबैक प्लान कर रही हैं 3,000 करोड़ का। आज सुबह इस रिपोर्ट का खंडन आ गया ग्रुप की तरफ से। जी, इसे कैसे देखना है? खंडन आ गया तो खराब ही है। अच्छा तो कुछ है नहीं, थोड़ी आशा जागी थी वहाँ से। लोगों को लगा कि शायद इतने आकर्षक लेवल्स देखकर शायद हो सकता है कि कंपनी की तरफ से बायबैक आता दिखे, और कल 10% का सर्किट लगने के बाद अगर अंबुजा और आपके अदानी पोर्ट वापस ठंडे हुए हैं तो शायद इसी वजह से हुए होंगे कि कहीं न कहीं अंदाजा होगा कि बायबैक नहीं आने वाला है। देखिए देव, जब तक ये एफपीओ नहीं भरेगा तब तक कुछ न कुछ ऐसी खबरें पॉजिटिव नेगेटिव साइड पर आती रहेगी। आज भी खबरें ढेर सारी आ रही है कि कोई बड़ी एप्लीकेशंस आ रही हैं आने वाली, किसी का कमिटमेंट आ रहा है, किसी का आ सकता है, हो सकता है कुछ भी सही हो कुछ भी गलत हो, हमें नहीं पता। बिल्कुल, जैसे आज अबू धाबी की एक कंपनी का भी आ रहा है जो मेरे ख्याल से जो पैसा डाल रहे हैं 400 मिलियन का, उसमें से शायद 1,000 करोड़ की तो ऑलरेडी वो डाल चुके हैं, 600 करोड़ एडिशनल आएगा। कई सारे फैमिली ऑफिसेज की बात होती है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स बड़े कॉर्पोरेट्स के फैमिली ऑफिस भी पैसा डाल सकते हैं। हमें नहीं पता कि एक्चुअली है या नहीं, हो भी सकता ना भी हो। अपने सिंपल चीज़ें जो सामने आए उस पर भरोसा करो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब देश का सबसे बड़ा एफपीओ हो तो और जिस तरह का माहौल हो, हजारों खबरें आएंगी, राइट, आएंगी, अच्छी भी आएंगी बुरी भी आएंगी। आपको फैक्ट्स के बेस पे चलना है, सोर्स बेस खबर पे नहीं। फंड क्लियर है, चाहे वो खबर अच्छी हो या खराब हो, सोर्स बेस खबर को एक लिमिट से ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी है, राइट, इतना समझ के जो अच्छी खबर को भी बुरी खबर को भी। अगर कई बार आपको अच्छी आएगी फिर लगा अरे ये तो है ही नहीं, कई बार बुरी खबर आएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी ये जांच हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में पता कि नहीं हो रही। तो अपने अच्छी और बुरी खबर को सोर्स के से हटकर फैक्ट के बेसिस पे देखो, है ना। जिसका फैक्ट बेसिस पे आ गया कि हाँ कोई बैंक ये कह रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन ये कह रही है, कोई रेटिंग एजेंसी ये कह रही है, उसको पूरा वजन देना है, समझ के। लेकिन अगर कोई किसी जर्नलिस्ट ने डाल दिया कि हमने यहाँ से सुना है वहाँ से सुना, अब कल सब लोग कर ही रहे ना, आ रहा है बायबैक आ रहा है बायबैक आ रहा है। सुबह 10% हुआ, क्या दिन के दौरान तो मैंने अंबुजा को 5-7% नीचे भी देखा था, ऊपर के 10% नीचे के 5-7% 10%। तो कैसे आप पैसा बना सकते हैं फिर? इसलिए बेहतर है कि खबरों पर फोकस कम करें, सुने देखें, जो खबरें एकदम सर्टिफाइड मतलब फैक्ट के बेसिस पे नहीं कि सोर्स के बेसिस पे, उस पर रिएक्शन देना ठीक नहीं। सिंपल चीज़ है। और नहीं आ रहा है अंबुजा में और अदानी पोर्ट में ऐसी है तो नेगेटिव तो है ही है, क्योंकि कल तो आप मान के चल रहे थे इसलिए नेगेटिव है। अदरवाइज नहीं मान कर चल रहे होते तो ठीक था, फिर तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अब जब कंपनी ने स्पेसिफिकली एक्सचेंजेस पर बोला है कि नहीं ला रहे तो थोड़ा ही। चलिए, तो फोकस काफ़ी सारे एंगल्स इसमें निकल है, काफ़ी सारी खबरें। अदानी ग्रुप आज भी फोकस में रहने वाला है और एफपीओ का ऑफकोर्स आखिरी दिन भी है, बट ग्लोबल मार्केट्स एक बार टच तो करना ही सर। कल की कमजोरी से मैं चिंतित नहीं हूं और उम्मीद के मुताबिक ही हुआ है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर के ऐसे लेवल्स पर बाजार पहुंचे जहां पर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी थी। अब बड़ा मुंह ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ, ये आज से शुरू हो रही है। फेड की बैठक 2 दिन चलेगी। कल आपको बजट देखना है, परसों सुबह जब आप बजट के बाद वापस लौटेंगे तो आपके सामने फेड के फैसले भी होंगे कि फेड ने क्या किया क्या नहीं किया। सो आपको उस हिसाब से आपको परसों स्ट्रेटजी बनानी है।
मेरे ख्याल से परसों अमेरिकी बाजार आपको एक दिशा दिखा देंगे जी। कि इतनी एक तरफा तेजी जो नैस्डैक और डाउ में हुई है, उसके बाद यहाँ से कुछ और बड़ी तेजी की तैयारी है या हम अच्छे लेवल पर आकर रुक रहे हैं, ये फेड की मीटिंग के बाद आपको तय होगा। तो ये आपके लिए गुरुवार का काम है। तो मतलब अगले 2 ट्रेडिंग सेशन आपके लिए खतरनाक है। ये वीकली एक्सपायरी मुझे लगता है कि कई सारी एक्सपायरियों का एक साथ तेल निकालेगी, क्योंकि है वीकली एक्सपायरी दीप, लेकिन कल आपको वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बजट से निपटना है, नेक्स्ट बजट की फाइन प्रिंट से निपटना है, उसके अलावा गुरुवार के दिन सुबह सुबह आपको अमेरिकी फेड से निपटना है और 3:30 बजे तक एक्सपायरी से निपटना है। और उस बीच में पता चला कि अदानी ग्रुप के मामले कुछ और जब तक सेटल ना और कुछ और खबरें आ जाए, एफपीओ भरा नहीं भरा उससे ले रहा है, तो 1-2 दिन वो भी अपने आप प्रेशर ऊपर या नीचे की तरफ रख सकता है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं। इन ढेर सारी चीज़ें में बजाय पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर कोशिश ये करें कि भाई हम संभल कर काम करें, ज़्यादा बढ़िया, कम से कम करें, ओवरनाइट कम से कम रखें, दिन के दौरान भी कुछ करें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ छोटी क्वांटिटी करें, वो ज़्यादा बढ़िया। सो ग्लोबल मार्केट्स भी अगले 1-2 दिन थोड़े खबरों के दम पर ऊपर नीचे रह सकते हैं ऊपर नीचे, बिल्कुल। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी है, हमारे बाजारों में भी सर। वैसे तो वो ग्लूम एंड डूम का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, फंड फ्लोज भी अगर आप देखें तो डर ही लगता है, बट कल एटलीस्ट रिकवरी के साथ, थोड़ी रिकवरी सही, बट बहुत वॉलेटाइल सेशन में 100-100 200 पॉइंट के मूव्स बैंक निफ्टी में आ रहे थे एक मिनट में, उसके बावजूद आप थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुए। रिकवरी हुई 45 पॉइंट ऊपर बंद हुए। अब जहां गिरे थे वहां से तो अच्छी रिकवरी थी। किसका मूड ठीक है? किसी का नहीं ना, किसी का नहीं। तो वो रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिख जाए, उससे फायदा क्या है? जब तक कि आपका, मेरा और बाकी जो जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका मूड ठीक ना हो। करेक्ट सर। मूड ठीक कब होगा? जिस वजह से मूड खराब हो वो वजह खत्म होती है क्या? सिंपल। अदानी ग्रुप के शेयरों की गिरावट से मूड खराब हुआ है, वहां से वो वजह खत्म होगी, तब तक आपका मूड डावाडोल रहेगा। या फिर थोड़े दिन निकल जाए, फिर आप एडजस्ट ही कर ले अपने आप को कि यार ये तो अब हो गया, जो हो गया ये यही रहने वाला है, चलो भूले आगे बढ़े। अभी इतनी जल्दी वो भूले आगे बढ़े वाली सिचुएशन आजकल में तो नहीं आ रही। कम से कम आजकल 1-2 दिन तो हमें ये याद रखनी पड़ेगी। भूलेंगे तो फिर अगले हफ्ते से भूलना शुरू करेंगे कि जो हो गया, अब खत्म करो। राइट। तो इसलिए भले आप बढ़ रहे हैं, लेकिन मूड माहौल, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दीप कि अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन आप कुछ नए लोज भी देख सकते हैं, कुछ नए हाइज भी देख सकते हैं। इस तरह के माहौल में बेहतर यही है कि अपने लिए बाजार को डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के बजाय लेवल्स पर फोकस करें। कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है नीचे सपोर्ट के लिहाज से, कौन से रुकावट के लिए है, और ऊपर नीचे मुझे बताओ 2 बजे कौन बोल सकता था कि हरे निशान में बंद होगा? नहीं, कोई नहीं बोल सकता। 1000 पॉइंट एक घंटे में आपका बैंक निफ्टी रिकवर हुआ था। 250 पॉइंट आपका निफ्टी रिकवर हो गया। 2 बजे आप डे लो पर शुरुआत करते हैं, 3:30 बजे बंद होते हैं, तो सारी की सारी रिकवरी आप सोचिए किस। तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी, किस वजह से रहेगी? हर आदमी का अपना अपना व्यू है, और जिसको ट्रेड करना। और दूसरी बात क्या होगी दीप, एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि इतने मशीन ट्रेड होने लगे हैं, एल्गो ट्रेड्स में इमोशन का कोई रोल ही नहीं है, भावनाएं है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ भाव है। भाव ये आया तो ये ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, भाव ये आया तो ये ट्रेड हो, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो जिनको भाव से ही खेलना है उनके पास भावनाएं है ही नहीं, करेक्ट, इमोशंस है ही नहीं, करेक्ट, सिर्फ लेवल से, और लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड हो जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप मशीन नहीं है, इंसान है, और आप तो इमोशंस रखते हैं कि लूं नहीं लूं, बेचूं नहीं बेचूं, स्टॉप लॉस लगाऊं नहीं लगाऊं, थोड़ा ऊपर जाएगा तो बेचूंगा, मोमेंट वह चलेगा ही नहीं ना। हाँ, इसीलिए आप नुकसान कर रहे हैं। तो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में जो इमोशनल ट्रेडर हैं उनका काम नहीं। करेक्ट, मतलब रूथलेस ट्रेडिंग है ये दोनों तरफ। बनेगा तो भी मोटा बनेगा, जाएगा तो तुरंत और बढ़ा जाएगा। मतलब 200-250 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखते हो, आप ये सोचते हो 200 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस है, क्या ट्रिगर होगा? 1 घंटे में ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल होता है। तो ये चीजें कभी कभार होने वाली है, इसलिए बहुत सावधानी से काम करें, न करें तो बेहतर। ठीक है। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, एफआईज के संकेत सुपर नेगेटिव हैं, डीआईज पॉजिटिव संकेत हैं, एफएनओ के भी संकेत पॉजिटिव साइड पर ही हैं। सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों नेगेटिव है। कल की रिकवरी के बावजूद सेंटीमेंट में कोई सुधार है नहीं, क्योंकि जिन स्टॉक्स को आप ऊपर देखना चाहते हैं अभी तक उनका ऊपर आने का कोई संकेत आ नहीं रहा है। निफ्टी का सपोर्ट जोन 17,500 से 17,600 पहला सपोर्ट जोन है, इसके नीचे 17,350 से 17,400। कल का लो लेवल जो है 17,425, 400-425 के आसपास, ये रेंज लेकर चल सकते हैं।
हायर साइड पर 17,750, 17,825 इस रेंज में खुलकर आप टाइम पास करेंगे, देखेंगे ताकत और कितनी बची है। अगर मौका मिला और सब कुछ ठीक लगा तो 17,850 से 17,950 की रेंज आ सकती है, और वो बिकवाली की परफेक्ट रेंज होगी आपके लिए। बैंक निफ्टी बहुत दूर दूर के लेवल आ रहे हैं, दीप, बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। पहला सपोर्ट रेंज कम कॉन्फिडेंस वाला है, लेकिन 39,850 से 39,925 का बनकर आता है, और उसके ठीक नीचे कल हमने 39,425 के आसपास का लो बनाया था, तो 39,300, 39,425 आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन निकल कर आता है। हायर साइड पर 40,775 कल का हाई है, 40,775, 40,900 पहली रुकावट की रेंज है। 41,000 को पार करके टिके तो फिर आपके लिए 41,400, 41,650 मेरी फेवरेट शॉर्ट करने की जगह है, जहां पर आए तो बेचना ही बेचना चाहिए। ठीक ये वैसे ही है जैसा 17,850 के आसपास पक्के तौर पर बेचना चाहिए, वैसे ही 41,400, 41,650 के आसपास एक बार आपको बिकवाली आती हुई दिख सकती है। अब आइए एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन और घटी है, और घटी, इससे हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी ये मत सोचिए कि इतने कम में और क्या बेचेंगे। पता चला मतलब अब तक 12-13% के नीचे कभी गए नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, 18% तो मतलब वो कोरोना वाले लेवल से कोरोना वाले लेवल जब 12-13% जब निफ्टी 7,600 हुआ करता था, तब 12-13% इंडेक्स लॉन्ग बची थी, लगभग उन लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं। 18% आ गए, तो एक तरह से खराब बात यह कि एफआईएस का मूड बहुत खराब है। अच्छी बात यह है कि बेचने के लिए जगह कम बची, लेकिन ये जगह कम बची हुई इंडेक्स लॉन्ग में है। स्टॉक्स तो अभी भी उनके पास ढेर सारा जो वो बेच सकते हैं। करेक्ट सर। पुट कॉल रेशियो 0.77 निफ्टी पर कंफर्टेबल है, बैंक निफ्टी पर ओवरसोल्ड है 0.54, विक्स थोड़ा सा बढ़ा है 2%, वो ठीक है। ठीक है, मौजूदा पोजीशंस क्या? 17,500 स्टॉप लॉस दो पॉइंट दूर रखने के बजाय, और जब आपको घरे निशान में ओपनिंग दिख रही है तो मैं रिस्क कम रखते हुए स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर खींचना चाहता हूं, और ऐसे में आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 17,500 का ही रख लीजिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे भी। वैसे 2 दिनों से हम क्लोजिंग बेसिस पे 17,600 को होल्ड कर रहे हैं। अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे, वो 17,600 भी रख सकता है, आपकी इच्छा पर आप क्या करना चाहें। बाकी 17,500 ठीक है, और जिसको डीप रखना है स्टॉप लॉस 17,400 होगा। अब 3 है आपके पास, अपने हिसाब से रख लें। बैंक निफ्टी छोटा स्टॉप लॉस जिनको रखना है इंट्राडे का और क्लोजिंग बेसिस का, वो 40,000 रख सकते हैं। 40,300 के नीचे आप बंद नहीं हुए, एकदम छोटा रखना है 40,300 रखिए। बहुत दूर का रखना 39,400 रखिए। अब मैं क्या करूँ, इतने दूर के स्टॉप लॉस लेते हुए मुझे शर्म भी आती है। लेकिन लेवल 1,000 पॉइंट का मूवमेंट रोज है, तो कर भी क्या सकते हैं। करेक्ट। तो इसलिए 40,000 थोड़ा ये रीजनेबल मुझे लगता है, जहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। 40,000 शॉर्ट साइड पर 17,750 से लेकर 17,950 की रेंज में आपको जो ठीक लगे वो स्टॉप लॉस रखें। मेरे हिसाब से 17,900 ज़्यादा बेहतर है। वहाँ से अब 17,900 यहाँ से 250 पॉइंट दूर है। अगर आपको छोटा रखना है, कल का हाई का रख लीजिए, 17,710 का हाई था, 17,750 का भी रख सकते हैं, राइट। 17,800, 850, आपको जो ठीक लगे, लेकिन मेरे हिसाब से 17,900 ठीक है। और बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर सिचुएशन यही है। स्टॉप लॉस दीप निकल कर आता है 41,650 का, जो बहुत दूर है। तो क्लोजिंग बेसिस पे तो जब तक 41,650 बंद ना हो तब तक आप ठीक होंगे नहीं। लेकिन अब इतना दूर आपको रखना है क्या है, छोटा रखना है 40,800 का रख लीजिए कल के हाई के ऊपर, इंट्राडे भी क्लोजिंग बेसिस पे। थोड़ा मीडियम रखना है तो 41,000, और दूर रखना है तो 41,650। क्या करें दीप, ऐसे टाइम पे है ना, एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस दे नहीं सकते। आपकी पोजीशन किस लेवल की बनी हुई है और कितनी आपकी रिस्क लेने की ताकत है, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस कस्टमाइज करना पड़ेगा। हर चीज़ स्टैंडर्ड होती है तो फिर बात ही क्या है, कस्टमाइजेशन भी तो कोई चीज़ होती है। करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये लेवल्स आ गए। मौजूदा पोजीशन, नई पोजीशन सर। खरीदना है निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 17,400, 17,500 की रेंज में खरीदने की राय है। इस रेंज में खरीदिए। 17,350 का स्टॉप लॉस। अब आप ये कहेंगे तो ऊपर खुल रहा आएगा नहीं आएगा, मुझे क्या पता, नहीं आएगा। कल भी लोगों ने यही सोचा नहीं आएगा, परसों से भी नीचे मिला कल, आई मीन फ्राइडे से भी नीचे मिला। बिल्कुल, फ्राइडे का तो लो हमारा 17,493 था, कल तो 17,400 भी आया है। यस, तो नहीं आएगा, ये आएगा, ये तो आजकल बोल रहा ही नहीं कि ये नहीं होगा। बिल्कुल। न तेजी की तरफ बोलना, ना मंदी की तरफ। बिल्कुल, ये नहीं होगा तो बोल रहा ही नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल में मैंने पढ़ा, वैसे सब नहीं पढ़ा होगा, इसमें नई बात कुछ नहीं। इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल, तभी जाके इम्पॉसिबल बनता है ना। करेक्ट। तो इसलिए ये नहीं होगा तो भूल ही जाओ। तो अगर इस रेंज में आए तो खरीदिए, या दूसरा तरीका है कि 17,400 का स्टॉप लॉस लगाकर भी आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस वैसे अगर इस रेंज में लेते हैं तो 17,350 का होगा। टारगेट 600, 650, 703 छोटे टारगेट है। 750, 802 मीडियम टारगेट, 825 से 850 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ठीक है। बेचना जो चाहते हैं 17,750, 775 से मूड बनाए अपना बेचने का कि मुझे बेचना है।
17,850 एक ही पॉइंट पर बेचना है तो मेरे लिए फेवरेट पॉइंट 17,850 है, ठीक है। लेकिन 775 से 850 की रेंज में भी टुकड़ों में बेच सकते हैं, 900 तक बेच सकते हैं आप। स्टॉप लॉस आपका 18,000 का होगा जो कि ट्रिगर नहीं होगा। टारगेट जो बनेंगे 17,700 650 दो छोटे टारगेट, 600 500 दो मीडियम टारगेट और 425 का फाइनल टारगेट। 5 ही टारगेट लेकिन है दूर दूर के, जो लेवल्स पिछले 3 दिनों में निकल के आए उसके हिसाब से मैंने दिए हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदना है कल के लोज के आसपास 39,425 39,625 की रेंज में लेना है। अब आप बोलोगे यार तो इतना दूर है, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मत लीजिएगा, ठीक है ना। और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, उनको लेना ही है तो 40,000 के स्टॉप लॉस से ले लीजिए, लेकिन वो फिर अलग चीज़ है। तो आई थिंक ये रेंज अगर आए तो यहाँ एक चांस लेना चाहिए। 39,300 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 39,850 925 दो छोटे टारगेट हैं, 40,150 और 40,350 दो मीडियम टारगेट है, 40,500 40,625 और कल का हाई 40,789 का था, उसके आसपास 40,775 का फाइनल टारगेट बनकर आता है। अब आइए शॉर्ट साइड पर, जो लोग बेचना चाहते हैं, एक तो बेचने की जगह कल के हाई के आसपास बनती है 40,775 41,000 के आसपास की, लेकिन इतने नीचे बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी करनी नहीं है अनलेस अनटिल का आप वहाँ का मूड माहौल देखकर करें। जो बढ़िया जगह है जहाँ कॉन्फिडेंस से ट्रेड ले, आज जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ, रेंज जो दे रहा हूँ दीप, वो लेवल और रेंज थोड़े कॉन्फिडेंस वाले हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि पैसा बनेगा ही बनेगा, कॉन्फिडेंस इस बात का कि यहाँ लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। फर्क है दोनों में। हाँ, दोनों में फर्क है। आप बहुत अच्छे हैं और आप खराब है, बहुत अच्छे हैं और आप बुरे नहीं है, इसमें जो फर्क है ना, यही वाला फर्क है ना। तो ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है। तो इस रेंज में आप है ना चांस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इसमें थोड़ा ये कॉन्फिडेंस है कि पैसे लगने के चांस बहुत कम है। 41,400 41,650 अगर आए किसी भी वजह से, इस रेंज में आप टुकड़ों में बेचिए। 400 पे एक बार बेचिए, 550 पे दूसरा, 650 पे तीसरा बेचिए, 41,800 का स्टॉप लॉस लगाकर, और अगर ट्रिगर हो जाए तो समझ लेना किस्मत खराब थी, काट लेना। 41,200 40,900 दो छोटे टारगेट, 40,775 40,625 दो मीडियम टारगेट, 40,500 40,375 और 40,150 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिग वाली। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, सारे कॉल्स आज अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए? ना वो बिल्कुल 100%, ताकि क्या है आपको करने का मन ही ना करे। ठीक है। और स्टॉप करे तो फिर स्टॉप लॉस लगा के ही करे। अंबुजा बैन में है, कोई बदलाव वहां पर नहीं है। अब आते हैं फंड्स के एक्शन पर सर। लगातार दूसरे दिन बहुत बड़ा, इनफैक्ट कल से भी, परसों से भी बड़ा, कल ये बिकवाली का फिगर है कैश वाला। कैश में तो बड़ा बेचा है, फ्यूचर्स में थोड़ी सी कम की है बिकवाली। 554 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, तो इंडेक्स में नेट बिकवाली 6,200 करोड़ की, सॉरी स्टॉक्स में नेट बिकवाली 6,200 करोड़ के आसपास की है। 1,600 करोड़ के इंडेक्स भी बेचे, तो रन रेट तो वही है ब्रॉडली। और कैश की बिकवाली इसका मतलब क्लियर कट है कि कल जो आपको ट्रेड दिखा ना, फ्यूचर के स्टॉक ऊपर थे, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर था, कैश में क्या हाल है, सब सर्किट लगे हुए हैं। करेक्ट। सो वो मतलब बंदूक उधर तान रखी है, इधर मरो चाहे उधर मरो, मरना तो पक्का ही है ना। तो आई थिंक वही हुआ कल। तो एफआईएस तो अभी पूरा भारत छोड़ो आंदोलन ही चला रहे चल रहा है उनका, तो एक और वजह मिल गई उनको। तो अब ठीक है जो है, अब नंबर्स हैं। हाँ, लोकल फंड अपनी ताकत से अच्छा खरीद रहे हैं। सर 5,500 करोड़ की खरीदारी कम नहीं है, जितना पैसा सब फूंक रहे हैं डालो डालो डालो, देखा जाएगा। अब देखो कौन सही पड़ता है, देखते हैं। तीसरी महाशक्ति तो आजकल थोड़ी सी मानसिक रूप से पस्त है। हाँ, क्या करेंगे सर वो भी? अब बात तो सही है, बिल्कुल सही बात। क्या करेंगे, डर तो लगता ही, डर तो लगेगा ही, लगना भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आज आप लो और कल वही स्टॉक 5% नीचे मिलता हो, तो कैसे खरीदोगे? बिल्कुल। और जैसे अगर 5% नीचे से 5% ऊपर हो जाए तो फिर लिया नहीं जाता नीचे। और सुबह तो 5% नीचे मिला, अब वहाँ से 5 और 10% का बढ़ गया, अब कैसे लें? ये कश्मकश हमेशा रहेगी, और इसका कोई सोल्यूशन और आंसर भी नहीं है कि आप कैसे करें। ये अनुभव के साथ ही धीरे धीरे आती है, बस। ठीक है, हाँ, चलिए। तो ये आपके लिए डेटा है। जहाँ तक वायदा करो डेटा का सवाल है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। 30 35 40 लाख के ओपन इंटरेस्ट है दीप निफ्टी में। ये अच्छी बात है, मुझे बढ़िया चीज़ यही लग रही है कि बजट के पहले इतनी उतार फर्क में इंडेक्स में कोई खास पोजीशन है नहीं। बैंक निफ्टी में तो नहीं के बराबर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15-17 लाख शेयरों का है, जो कुछ भी नहीं है आजकल, है ना। तो बढ़िया है, जितने लोग, आई एम लाइकिंग इट। जितने लोग हल्के, अब कैश की पोजीशन पोर्टफोलियो संभाल लो, एफएनओ तो बाद में कर लेना, कहाँ जा रहा है। करेक्ट। तो इसलिए ये जरूर, तो हल्के हैं बाजार, ये बढ़िया संकेत है। चलिए, हल्के हैं बाजार, बढ़िया संकेत है। अब बस देखते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा निकलता है। पर स्टॉक्स पर करनी है अनिल जी से चर्चा। आइए बिगुल अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे। ओके, स्टॉक ऑफ द डे क्या चुना है सर
टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा वैसे ऑन द फेस ऑफ इट आप देखोगे तो आपको टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स खराब नहीं दिखेंगे, उम्मीद से हल्के फुल्के बेहतर ही है, लेकिन मुझे टेक महिंद्रा पसंद नहीं आ रहा दीप। नहीं आ रहा। और आईटी शेयर जहाँ मजबूत है उसके सामने मुझे लगता है कि अगर ये मजबूती के साथ खुले तो इसे बेचना चाहिए, और हो सकता है मौका दे दे एक बार, क्योंकि कुछ कुछ अपग्रेड्स भी हैं, है ना, कुछ कुछ एफआई ने थोड़े बहुत टारगेट बढ़ाए भी हैं, हालांकि टारगेट बहुत ज़्यादा ऊपर के नहीं है, अपनी जो करंट प्राइस के आसपास है। 2-3 चीज़ें इसकी वजह से पसंद नहीं आया मुझे। पहली चीज़ तो है कि मार्जिन्स बढ़े जरूर हैं, लेकिन मार्जिन्स बढ़े किस कॉस्ट पर, कि इन्होंने हेड काउंट यानी कि लोग कम किए। अब आप लोग कम करके कैसे रेवेन्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको तो रॉ मटेरियल यही है, राइट। तो ये हेड काउंट कम करना पहली चीज़। दूसरा, रेवेन्यू ग्रोथ आई है जो कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप दूसरे 4 दिग्गजों से कंपेयर करो, बिल्कुल सबसे कम रेवेन्यू। भाई आपके पास 4 ऑप्शन और हैं, 5 ऑप्शन और है निफ्टी में आईटी स्टॉक खरीदने के, तो फिर आप उनकी रेवेन्यू ग्रोथ भी तो देखोगे, इनके अनुमान से बेहतर होना ठीक है। तीसरा रहा सवाल ऑर्डर इनफ्लो का, जो है कोई बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं और गाइडेंस है नहीं। Exactly. अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं लग रहा कि जिससे ये लगे कि कब से ये ठीक हो जाएगा, है ना। सो आई थिंक इन सब संकेतों के बीच में अगर एक आपको बाजार के मूड के साथ, है ना, नतीजों में खाली डेटा के साथ कंपेयर करें कि उनमें से थोड़े बेहतर दिखे, इसके चलते अगर आपको एक मजबूत दिखे ऊपर तो ये बेचना चाहिए, ये कॉन्ट्रा कॉल है। अपना स्टॉप लॉस, और जब हम हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे तो उनसे तकनीकी राय भी आपको लेकर देंगे कि किन लेवल पर बेचना ठीक है, लेकिन मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं ऊपर में बेचना रहा हूँ। अब मौका देगा आज मार्केट भी और नंबर्स के हिसाब से भी, तब देना चाहिए, ठीक है, तभी मजा है ना, नहीं तो फिर क्या फायदा है। अगर कई बार अब मुझे दिक्कत भी होती है, कई बार मैं स्टॉक ऑफ द देता हूँ 4-5% नीचे खुल जाता है, वो एक्शनेबल ट्रेड होता नहीं, फिर ना दें तो तकलीफ, दें तो नीचे खुल जाता, तो फिर वो भी लगता है फिर क्या है। सो मुझे लगता है कि मूड माहौल के हिसाब से ये आपको एक मौका ऊपर दे सकता है, तो वहाँ पर आपको बेचना चाहिए। और अगर आपके पास है स्टॉक, आप चाहें तो कुछ बेहतर स्टॉक में स्विच भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी रहा एलएनटी का सवाल, एलएनटी नंबर्स अच्छे हैं, हर एक पैरामीटर पर कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद के मुताबिक थोड़े से बेहतर हैं, स्टॉक सबका फेवरेट भी है, लेकिन वो एलएनटी नतीजों पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि 5% बढ़ा हो या घटा हो, वैसा स्टॉक नहीं तो है नहीं, तो वो रिजल्ट वाला स्टॉक है नहीं, जो चाहने वाले वो चाहने वाले हैं ही इनके। बाकी एलएनटी ठीक है, और तो बाकी और कोई बीपीसीएल के नतीजों का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है, ठीक है। इस बार वैसे नतीजे थोड़े अच्छे आए हैं बीपीसीएल। हाँ, नहीं, फॉर अ चेंज नंबर, फॉर अ चेंज, हाँ, नंबर अच्छे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इन्हें ग्रांट मिला है एलपीजी सब्सिडी के तौर पे, तो वो भी एक फैक्टर है। तो चलिए, टेक महिंद्रा ये सबसे बड़ा फोकस में रहने वाला है और वीक होना चाहिए जिस हिसाब से नंबर्स आए। आइए नंबर्स के बारे में थोड़ी और डिटेल्स भी ली जाए, बाकी खबरें और नतीजे, साथ ही ब्रोकरेजेस। अरमान, कुशल, नुपुर और आशीष हमारे साथ तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स आज के। जी बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं। निफ्टी में आपको 4 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे, कोल इंडिया, सन फार्मा, यूपीएल और पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में भी 8 कंपनियों के नतीजे हैं, चोलामंडलम देख लीजिए, गोदरेज, मैक्स फाइनेंशियल, एसीसी, इंडियन होटल, श्रीराम आदि जैसी कंपनियां हैं जहाँ पे आपको नतीजे आते दिखेंगे। कैश में लिस्ट काफ़ी बड़ी है, जिसमें आप कुछ अगर हम देखेंगे तो IFB एग्रो, ब्लू स्टार, GNXL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन, KPIT टेक्नोलॉजी, स्टार हेल्थ आदि जैसी कई कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। वोडाफोन आइडिया पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड बैठक में ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को OCD ऑप्शन कन्वर्टेड डिबेंचर्स जो हैं जारी करने पर जो विचार किया जाएगा। पटेल इंजीनियरिंग, जहां पर बोर्ड मीटिंग है, राइट इशू के जो टर्म्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए। अडानी इंटरप्राइजेस पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि उनका FPO जो है वो आज बंद होने वाला है। त्रिवेणी टर्बाइन, यहाँ पर बायबैक जो है वो बंद होता हुआ दिखेगा। चेंज इन प्राइस बैंड है अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन में, जो 20% से अब घटकर 10% हो जाएगा। और अंत में एक्स डेट है 2 स्टॉक्स में, LTI माइंट्री जहाँ पर इंटरम डिविडेंड है 20 का, और सीमेंस में जहाँ पे फाइनल डिविडेंड है 10 का। चलिए, हैं आपके कुछ डिविडेंड एडजस्टमेंट्स, साथ ही बाकी ट्रिगर्स भी। कुशल, मॉर्निंग, बताएं खबरें और साथ ही जो इंपॉर्टेंट नतीजे हैं। मॉर्निंग दीप, खबरों में सबसे पहले नतीजों में सबसे पहले BPCL है। नंबर्स यहाँ पर अच्छे साइड पर दिख रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखिए आय करीबन 4% बढ़कर आती हुई दिखी है, और कामकाजी मुनाफे में 4,234 करोड़ का आंकड़ा आया है, 3 गुना पिछले तिमाही के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखा है। हालांकि जो रिजल्ट्स हैं उसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, वन टाइम ग्रांट लगभग 5600 करोड़ रुपए की। साथ ही कंपनी की मार्जिन 3.55% पर आए हैं 1.25% के मुकाबले, और मुनाफे के लिहाज से भी कंपनी ने 1960 करोड़ रुपए का आंकड़ा दर्ज किया है। 304 करोड़ रुपए का घाटा था पिछले तिमाही में। L&T नंबर्स बेहतर साइड पर दिख रहे हैं। रेवेन्यू 46,390 करोड़ पर आया है, 17% की ग्रोथ यहाँ पर रही है। साथ ही इस तिमाही में कंपनी की जो ऑर्डर्स हैं 60,710 करोड़ पर आते हुए दिखे, 19% की ग्रोथ यहाँ पर भी आई है, और मार्जिन्स 10.9% पर आए 11.5% के मुकाबले। मुनाफा 24% ग्रो कर 2553 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है।
जहाँ तक टेक महिंद्रा का सवाल है, नंबर्स कमज़ोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। खासकर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 0.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रही है। हमारा अनुमान 0.4% का था। एंड जैसे कि सर ने बताया कि पीयर के मुकाबले यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस रेवेन्यू टर्म्स में ग्रोथ में देखने को मिल रही है। हालांकि मार्जिन्स 12% पर आए हैं, अनुमान 11.7% का था। मुनाफा 1300 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, हमारा अनुमान भी 1300 करोड़ रुपए का ही था। जहाँ तक आरईसी का सवाल है, नंबर्स कंसोलिडेटेड बेसिस पर मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। एनआईए करीबन 12.5% गिरकर 3526 करोड़। साथ ही कंपनी की जो प्रॉफिट है वो केवल 5% ही बढ़ी है, 2915 करोड़ पर। एसेट क्वालिटी में सुधार आता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने दूसरे अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है, 3.25 रुपये प्रति शेयर का। कैश सेगमेंट से एक स्टॉक है जिसमें मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर शामिल है। नंबर स्टैंड ऑन बेसिस पर अच्छे दिख रहे हैं। आय करीबन 54% ग्रो करके 1173 करोड़, मार्जिन्स 8.7% के मुकाबले अब 12% और मुनाफा भी कंपनी का 31 करोड़ से बढ़कर सीधा अब 76 करोड़ रुपए होते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स मैंगलोर केमिकल से। तो बढ़िया नंबर्स आए, कैश के भी कुछ अच्छे नतीजे ही हैं। नुपुर, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन से कैश के नतीजे हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले धामपुर शुगर्स, जहां पे क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है। कंपनी की आय देखे तो करीबन 4% से इस बार गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 14% की गिरावट दिखेगी। मार्जिन्स में भी शार्प फॉल है, 16% के मार्जिन्स इस बार घटकर 13.5% के रह गए। और मुनाफा भी देखे तो 20% की गिरावट वहाँ पर दिखेगी। ट्राइडेंट यहाँ पर भी काफ़ी कमज़ोर नतीजे रहे क्वार्टर 3 के। कंपनी की आय में 17% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा 32% से इस बार गिर कर आया। मार्जिन्स देखे तो शार्प फॉल यहाँ पर भी दिखेगा, 20.5% से गिरकर इस बार करीबन 17% के मार्जिन्स आते दिखे कंपनी के लिए। एस्टेक लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी जो क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है, क्योंकि कंपनी की आय में 32% की गिरावट दिखी है, 117 करोड़ के आसपास आते दिखी है कंपनी की आय। कामकाजी मुनाफा देखे तो आधे से भी कम इस बार आते दिखा है, 43 करोड़ से घटकर इस बार 12 करोड़ के आसपास आते दिखा है। और जो मार्जिन है पिछले साल करीबन 25% के थे, जो कम होकर 10.5% के आसपास आते दिखे। कंपनी ने कहा है कि डिमांड काफ़ी कमज़ोर है कुछ प्रोडक्ट्स को लेके, और रियलाइजेशंस काफ़ी कमज़ोर थे, इसके चलते इतनी कमज़ोर परफॉर्मेंस आती दिखी है क्वार्टर 3 की। IIFL फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। NII में 15% की बढ़त है। लोन देखें तो 24% से इस बार बढ़कर आए। मुनाफा भी 22% से ऊपर है। ग्रॉस NPA और नेट NPA की बात करें तो वहाँ पर भी पिछली तिमाही से आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम की भी बात करें तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय 8% से ऊपर इस बार कंपनी ने प्रॉफिट किया है कामकाजी लेवल पे 287 करोड़ का, और मार्जिन जो है वो करीबन 1.1% के आसपास के, और लॉस भी कम होते दिखा है, 188 करोड़ का लॉस इस बार कंपनी ने किया है। निपॉन लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही यहाँ पर भी क्वार्टर 3 की। कंपनी की जो आय है वो करीबन 4.5% से इस बार ऊपर है। मुनाफा देखें तो 18% से ऊपर है, और AUM की बात करें तो वहाँ पर भी 4% की ग्रोथ है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे भी। अरमान, बताएं खबरें कौन सी हैं आपके पास? जी, सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प पे खबर आती हुई दिखी है। जूम नाम से जो 110 सीसी का जो है इन्होंने स्कूटर लॉन्च किया है, और उसके एंट्री लेवल अगर आप वेरिएंट की बात करेंगे तो उसका प्राइस जो है 68,600 के आसपास का है। कंसर्न एरोलक पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ठाणे स्थित इनकी ज़मीन को शोडन डेवलपर्स को जो है बेचने वाले हैं, और कितने में बेचेंगे वो लगभग 650 करोड़ के आसपास में है, वहाँ पर बेचने वाले हैं। केस इंटरनेशनल, इनको 1131 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, और TND प्रोजेक्ट्स के लिए इनको ऑर्डर मिला है, जिसमें भारत, अफ्रीका, अमेरिका में जो TD प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए इनको ऑर्डर मिला है। एस्ट्रल लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि नतीजों के साथ साथ बोर्ड बोनस इशू पर भी 7 फरवरी को जो है विचार करने वाला है। यूनिकेम लैबोरेटरीज अंत में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स है, क्योंकि यहाँ पर जो खबर चल रही थी कि स्लोवेनियन कंपनी KRK जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स की जो है हिस्सेदारी खरीदने को देख रही है। उस पर कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, उनके हित के लिए अलग अलग विभिन्न जो रणनीतिक जो विचार हैं वो लगातार खोजते रहते हैं। हालांकि इस मामले पर उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका खुलासा किया जाए। तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरें आज की, और साथ ही सारे नतीजों का रिएक्शन जाने वाला है। कई सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, वक्त है FIR का। मॉर्निंग आशीष, पहले तो जो टॉप रिपोर्ट्स हैं नतीजों पर उनके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, बहुत सारी रिपोर्ट हैं, 4 पेज भर के रिपोर्ट्स आई मेरे पास। सबसे पहले जो है दिग्गज नतीजों के साथ शुरुआत करता हूं, तो LNT के साथ शुरुआत करते हैं। JP मॉर्गन देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, इन्होंने 2330 रुपये का लक्ष्य दिया है। हालांकि पहले जो टारगेट था 2460 था, यानी थोड़ा सा कटौती इसमें की है। इसके अलावा CLA से अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 2570 रुपये के लक्ष्य के लिए।
गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 2460 से बढ़ाकर 2550 कर दिया है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 2500 रुपये के लक्ष्य के लिए और नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे लक्ष्य इन्होंने 2425 से बढ़ाकर 2540 रुपये कर दिया है। कमेंट्री अगर देखो तो जेफरीज की इंटरेस्टिंग लग रही है, कह रहे कि जो एबिटा है खासतौर पर तीसरी तिमाही का ये एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी बढ़िया था। इनफैक्ट ऑर्डर इनफ्लो जो है इनकी उम्मीद से काफ़ी बेहतर देखने को मिला और आगे जाके अगर एग्जीक्यूशन बढ़िया होता है तो आगे भी ग्रोथ मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो एलएनटी यहाँ पर तो देखें तो अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। ब्रोकरेज हाउस काफ़ी सारे ऐसे जिन्होंने टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है और कमेंट्री भी बढ़िया साइड पर आपको देखने को मिली है। लेकिन टेक महिंद्रा अगर आप देखें तो इसकी रिपोर्ट्स में ज़्यादा दम नज़र नहीं आ रहा। आप देखिए सीएलएसए रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य में मामूली इन्होंने 30 रुपये की बढ़ोतरी की, यानी 1070 से बढ़ाकर 1100 रुपये लक्ष्य कर दिया है। वहीं अगर जेफरीज देखें तो होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 1010 रुपये से बढ़ाकर 1030 रुपये कर दिया है और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1120 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए। ज़्यादा अगर आप देखें क्योंकि 1036 के आसपास की कल की क्लोजिंग आईटी स्टॉक चल भी गए थे, कहीं भी बड़ा कॉन्फिडेंस या फिर रेटिंग अपग्रेड या कमेंट्री में कोई बड़ा पॉजिटिव जो है टेक महिंद्रा की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। बीपीसीएल यहाँ पर भी आज नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सीएलए से देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 405 रुपये के लक्ष्य के लिए 335 की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है 410 रुपये से बढ़ाकर 445 कर दिया और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 335 की जो है कल की क्लोजिंग है। गेल यहाँ पर भी नतीजों का असर है, लेकिन सीएलए से देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य इन्होंने 105 से बढ़ाकर 110 कर दिया। स्टॉक चल रहा है 95 रुपये पर। वहीं सिटी अगर आप देखें तो रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड, न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य भी 95 से बढ़ाकर 110 किया है। लेकिन खास बात यहाँ पर देखें तो कमेंट्री कुछ अच्छी नहीं लग रही है। ये कह रही कि जो नतीजा हैं काफ़ी मिस है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आगे जाकर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्योंकि मान रहे कि अर्निंग्स काफ़ी हद तक बॉटम आउट हो गई हैं। तो अगली तिमाही के लिए जो फोरकास्ट है इनके वो अच्छी साइड पर है और एबिटा के तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार तिमाही जो है निराशाजनक नतीजे यहाँ पर आपको देखने को मिले। जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे 90 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य 140 रुपये से घटाकर 125 रुपये कर दिया है। पीएनबी यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 60 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 72 रुपये का टारगेट दिया है। स्टॉक चल रहा है 51 रुपये पर। लेकिन खास बात है कि मान रहे कि इनके जो नतीजे हैं इनके अनुमान से कमज़ोर देखने को मिले थे क्योंकि प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हुई है। इसका असर आपको कंपनी के बॉटम लाइन पर भी देखने को मिला है। सिटी बिकवाली की राय को बरकरार रखे हैं और अभी भी काफ़ी लंबे समय से स्टॉक में कितना ही बड़ा मूवमेंट आ गया, लेकिन इनका व्यू बरकरार है। हालांकि लक्ष्य को थोड़ा सा एडजस्ट किया इन्होंने, 29 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 35 रुपये कर दिया, लेकिन अभी भी देखिए करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे है। 35 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। ओके, तो ये सारी टॉप रिपोर्ट्स हैं। अभी तो आशीष और भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? दीपांशु बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं आज। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी नजर रखिएगा। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 176 की क्लोजिंग है, 225 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। सिटी खरीदारी की राय दे रहे 265 रुपये का लक्ष्य दिया है। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लेकिन लक्ष्य इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया, 5 रुपये से बढ़ाया, 221 से बढ़ाकर 226 कर दिया है। लेकिन क्योंकि 176 की क्लोजिंग है तो थोड़ी सी अपसाइड ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। लॉरस लैब्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे कल आ गए थे मार्केट आज के दौरान। जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 342 की क्लोजिंग है, 325 यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का इन्होंने लक्ष्य दिया है। और मान रहे कि इनकी जो आय आई है इनके अनुमान से 4% और मुनाफा और एबिटा काफ़ी ज़्यादा जो है इनके अनुमान से कमज़ोर देखने को मिला है, जिसके चलते इन्होंने जो EPS का अनुमान है इसमें करीब 6 से लेकर 16% की बड़ी कटौती की है। तो लॉरस लैब्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा। सिटी भी देखिए लंबे समय से बेरिश है, अभी भी बिकवाली के राय को बरकरार रखे हुए 350 रुपये के लक्ष्य के लिए। SRF कल भी बाजार के दौरान यहाँ पर नतीजा आए थे, रिपोर्ट्स आई मेरे पास मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ऊंचे लक्ष्य दे रहे हैं। देखिए 2151 की क्लोजिंग है, 3454 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। वही जेफरीज अगर आप देखें तो होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 2220 रुपये के लक्ष्य के लिए। निपॉन लाइफ AMC काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर है, स्टॉक चल ही नहीं रहा, नतीजों का इम्पैक्ट आज देखने को मिलेगा। CLA से खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लेकिन लक्ष्य इन्होंने काटा है, सीधे 50 रुपये से घटा दिया है, 370 से घटाकर 320 है, 235। हालांकि स्टॉक काफ़ी लंबे करेक्शन के बाद 235 पे आ गया है, तो अपसाइड यहाँ से थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 310 रुपये के लक्ष्य के लिए। आइनॉक्स लीजर यहाँ पर भी देखिए नतीजे हैं, CLA से खरीदारी की राय को बरकरार
बरकरार रखे हुए 756 के लक्ष्य के लिए, 502 की क्लोजिंग है। वहीं HSBC ने खरीदारी की राय दी है, 640 रुपये का लक्ष्य दिया है। पिडिलाइट पर जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे 2550 रुपये के लक्ष्य के लिए। लेकिन इन रिपोर्ट्स में एक दमदार रिपोर्ट है मेरे पास, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पर नजर रखिएगा। CLSA की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी के राय के साथ, 376 की क्लोजिंग है, 550 रुपये का ऊंचा टारगेट दिया है। ये मान रहे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में नया प्लेयर है, बैलेंस शीट बढ़िया, और ख़ास बात यह है कि आगे जाकर आपको 25% AUM ग्रोथ देखने को मिल सकती है CAGR से, यानी ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, जिसके चलते इन्होंने खरीदारी के राय के साथ कवरेज की शुरुआत की और ऊंचा टारगेट दे रहे 550 रुपये का। CMS इन्फो सिस्टम जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 304 की क्लोजिंग, 390 रुपये का टारगेट है। बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी देखिए कल नतीजों का इम्पैक्ट आ गया था, लेकिन रिपोर्ट खास है, क्रेडिट स्विस की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 7700 से लक्ष्य सीधे घटाकर 6400 रुपये कर दिया है, 6023 की कल की क्लोजिंग है। और अंत में NTPC, जहाँ पर JP मॉर्गन ने रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड, पहले न्यूट्रल की राय थी, अब ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, और लक्ष्य भी देखें तो बढ़ा है, 175 से बढ़ाकर 205 कर दिया है, करीब 170 की कल की क्लोजिंग है। ओके, थक गए होंगे आप आशीष। बाकी रिपोर्ट्स कल दे दीजिएगा। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स आई है आशीष के पास, पहले बोल दिया 4 पेज वाली रिपोर्ट है, तो हम भी बिजी हो गए। हमने कहा ठीक है आशीष, आज 5 मिनट तो लगाएंगी। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत ये सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने रखने के लिए। आइए मुलाकात की जाए हमारे सारे एक्सपर्ट से। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सुमित जी, सुप्रभात, शुरुआत करें आप। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है सीमेंट सेक्टर का अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मोमेंटम बन रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट में पिछले कुछ दिनों की करेक्शन और गिरावट के बाद कल एक अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है, जिसमें लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करें, कोई भी डिप आता है तो लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करें। ऊपर में 7000 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 7100 का दूसरा टारगेट बनेगा, और नीचे में 6750 के आसपास का स्टॉक के अंदर सपोर्ट है। तो 6750 का स्टॉप लॉस लगा के अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करें 7000 से 7100 के टारगेट्स के लिए। ये अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदारी करने की राय। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। बताएं पिक ऑफ द डे। इनफैक्ट अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो लार्सन एंड टुब्रो है। मुझे लगा कि कल नतीजे डेफिनेटली इन लाइन और इन एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन जो नोटवर्दी और पॉजिटिव बात थी कि तीसरे तिमाही में करीबन 21% ऑर्डर बुक बढ़ा है, करीबन 60,000 करोड़ का फिगर आया है। और अगर क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक देखें अनिल जी तो करीबन 3,86,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो 14% YOY ग्रोथ दिखा रही है। सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेगमेंट है, EPC कंस्ट्रक्शन का सेगमेंट है, यहाँ पे उनको ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2100 के प्राइस पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर किसी को 8 से 12 महीने का अवधि के लिए इसको खरीदना है तो मेरे ख्याल से 2350 2400 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। हो सकता है कि कल के बजट में भी कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लग रहा है कि L&T को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो L&T को पोर्टफोलियो में रखिए, नतीजों के बाद रिएक्शन भी इस पर आने वाला है। अविनाश जी, एक सरप्राइज अच्छी परफॉर्मेंस नतीजों के लिहाज से BPCL की तरफ से आती हुई दिखी है सर, इस पर कोई राय आपकी? आई थिंक थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है दीपांशु, क्योंकि अनुमान था कि दिसंबर के क्वार्टर में इन्वेंट्री लॉसेस रहेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से वैसे भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चर्चे में इसलिए भी है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है कि बजट में जो विंडफॉल टैक्स है उसमें भारी कटौती आने की उम्मीद है। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि जो ऑटो सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, वहां पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छा रहेगा। तो नेट आउटलुक पॉजिटिव ही लग रहा है। नेट आउटपुट पॉजिटिव ही लग रहा है। BPCL, इस पर रखेंगे नजर। एक बार सुमित जी BPCL की चार्ट भी देख लीजिए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, बट इस बार नतीजे कुछ अच्छे ही आए हैं। चार्ट्स पर लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है सर इसके लिए? बिल्कुल दीपांशु, नतीजे थोड़े से अच्छे देखने को मिले हैं। स्टॉक के अंदर भी लोअर लेवल से एक अच्छा मूव आया था, उसके बाद ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला, लेकिन स्टॉक का अभी जो सपोर्ट बन रहा है वो 320 रुपए 330 रुपए के आसपास का बन रहा है। तो BPCL के अंदर मेरे को लग रहा है कि 320 330 जब तक नहीं टूटेगा तब तक पोजीशंस होल्ड करके चले, और यहां से ऊपर के मूव में 350 का पहला टारगेट बनेगा। 350 का लेवल निकलने के बाद 360 रुपए तक का मूव BPCL में देखने को मिल सकता है। तो यहां से एक बाउंस बैक BPCL में ऊपर की तरफ बन सकता है। एक बाउंस आ सकता है BPCL में ऊपर की तरफ।
देखते हैं आज कैसी परफॉर्मेंस आती है, बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नंबर्स के लिहाज से बीपीसीएल की तरफ से इस बार आपको आते हुए दिखा है। हीरो मोटोकॉर्प, अविनाश जी एक बार जरा इस पर राय दें। जूम नाम का नया 110 सीसी का स्कूटर इन्होंने लॉन्च किया है। हालांकि ये ईवी नहीं है, आपका रेगुलर पेट्रोल वाला स्कूटर है, बट नॉनदलेस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है हीरो मोटो की तरफ से। जरा इस पर राय दें सर। डेफिनेटली देखिए दीपांशु, आई थिंक स्कूटर बिजनेस में हीरो मोटर कॉर्प ने पहले भी कहा था कि वो नए प्रोडक्ट्स स्कूटर सेगमेंट में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट में नए प्रोडक्ट्स की डिमांड है। थोड़ा सा प्रोडक्ट को भी ये फ्रेशन अप करते हैं, तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम ग्रोथ आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो गियरलेस स्कूटर्स है वहाँ पे अभी भी ग्रोथ 15-20% की रेंज में चल रही है। तो ये शायद एक अच्छा मूव रहेगा, लेकिन कितने नंबर्स आते हैं और किस प्रकार से वॉल्यूम पिकअप आता है आने वाले क्वार्टर्स में, ये देखने वाली बात रहेगी। बट डेफिनेटली कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो इसमें एक डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टॉक के लिए जरूर मिलता है। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प पर राय।